So we have already discussed. I've started my recording today's class. We have discussed that under what condition a body undergoes circular motion. थोड़ा मैं लिख लूंगा. तो जो हम लोग डिस्कशन किए थे उसको अभी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके जमा करेंगे यहाँ पे और देखेंगे और भी कितने इंपोर्टेंट चीज उसके अंदर से निकलेगा. बहुत बढ़िया बढ़िया इंपोर्टेंट चीज निकलेगा जिसको हमें समझना है. ये सर्कुलर मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अच्छा, पॉइंट नंबर 1 क्या है? व्हेन ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फोर्स acts on a moving body in a direction perpendicular to its velocity, ठीक है. It moves in a सर्कुलर पाथ. प्रीवियस क्लास देख चुके हैं. और क्या देखें? दैट फोर the radius of the path is given by mv square by r is equal to Fn. Fn लिखने का मतलब है फोर्सेस. Fn is perpendicular to velocity. ये अच्छा, तो R क्या हो गया? R is coming out to be Fn by mv square. Now we go back to the statement number 1 again. When a constant magnitude force acts on a moving body, if the force is not of constant magnitude but it is perpendicular to the velocity, so if magnitude of force changes, body moves in a spiralic path मतलब जैसे अगर हम कहेंगे कि यहां पर कहते हैं सपोज कोई बॉडी के ऊपर जो फोर्स आ रहा था उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली घट रहा है. और कंटिन्यूअसली मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया हूं डेफिनेशन नो. R is equal to mv square by Fn. सॉरी तो R इधर ले लिया, Fn इधर ले आया. अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, R विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज. तो डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. रेडियस बढ़ रहा है. सच ए पाथ इज कॉल्ड ए स्पाइरलिक पाथ. ठीक है, पार्टिकल ऐसे रास्ते में जा रहा है. ये क्या हुआ? Fn is डिक्रीजिंग, सो R is इंक्रीजिंग. और अगर Fn बढ़ने लगेगा तो आप कहोगे R will also decrease. तो क्या होगा? इन दैट केस the path will look something like this. R is decreasing and you see the path is going like this. This is also a spiralic path. ऐसा कब होगा? When Fn is increasing and R is decreasing. बट हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन से मोशन की? बताओ, सर्कुलर मोशन का. तो ये तो हमें जानने के लिए बता दिए तो हम कहेंगे ये ऐसा है. ठीक है, सर्कुलर मोशन में चलते हैं. अगर आपको ये चीज समझ में आया तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा दिमाग लगा के बताना. सपोज कोई मास m was moving with a velocity v. A mass m was moving with a velocity v. I am asking this for JEE only. Moving with a velocity v, it experiences a force F like this, or
In the other case, it is experiencing a force F like this. ठीक है, ठीक है, ये केस A है, केस B है. Mass m was moving, it experiences a force F like this. In above cases, magnitude of F is constant. Again, angle theta between V and F is constant. Draw probable path followed. आपको प्रोबेबल पाथ ड्रॉ करना है. ऑप्शन ए में क्या होगा, ऑप्शन बी में क्या होगा, कैसा पाथ होगा ड्रॉ करना है. तो मैं ही बताता हूं. In the first case, you see the mass was moving like this, and there was a force like this. This force was having two components. A component in this direction and a component in this direction. अगर थीटा कांस्टेंट है तो ये फोर्स भी तो कांस्टेंट है ना, एफ साइन थीटा, ये कांस्टेंट है. थीटा कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये भी एफ साइन थीटा कांस्टेंट है. दैट मींस द पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. बट बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट एफ cos थीटा, क्या हो रहा है बताओ तो, पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा. ये कंपोनेंट के चलते घुमाएगा, ये कंपोनेंट चलते स्पीड बढ़ेगा. Now you look at the expression of r. Fn is constant. This part which you call as f sin theta is nothing but Fn. Fn is constant, but speed is increasing. Radius will increase. Diagram कैसे होगा? The diagram will be something like this. Radius is increasing. Radius is increasing. Diagram ऐसा ऐसा बनेगा. समझ में आ रहा ना? I hope you understand. This was the case one. Think for the second case. Second case में ये मास ऐसा था, वेलोसिटी ऐसा था, फोर्स ऐसा था, एंगल थीटा था. Now the force has got two components again. A component like this and a component like this. This component is opposite to velocity. The speed will gradually decrease, but Fn is a constant. Fn is constant. Speed is v is decreasing. What will happen to r? R will decrease. What will happen? The particle will follow a path where R is continuously decreasing like this, like this, like this. So you understand the difference in the two cases. मेरे ख्याल से आपको केस A और केस B का क्लैरिटी आ गया. तो आपको सोचना है कि कैसा होगा हमारा क्या, ये जो हमारा पाथ. अगर फोर्स is not perpendicular to V. If force is perpendicular to V, तो it is a constant radius circle. R is equal to mv square bf है ना. अगर force constant नहीं है, things will change like this. ठीक है. If there is a force and that force is constant in magnitude and perpendicular to the velocity, think of a case. ये कोई बॉडी ऐसा रास्ते में जा रहा है, जब यहाँ पर था ऐसे जा रहा था, फोर्स ऐसे था. यहां पर था ऐसे जा रहा था, फोर्स ऐसे था. फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है. तो हम क्या कहेंगे, एज सेंट्रीपिटल फोर्स इज चेंजिंग डायरेक्शन. क्यों? कभी ऐसे था, कभी ऐसे था, फिर कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा. Therefore, centripetal force vector is not a constant. ठीक है. The acceleration produced by centripetal force
centripetal force is called centripetal acceleration given by centripetal acceleration is equal to क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास। फोर्स क्या था, mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर, प्रीवियस क्लास हम लोग इसको डिराइव कर चुके हैं, बाई m v स्क्वायर बाई आर। दो magnitude of acceleration is constant, though magnitude of acceleration is constant, yet its direction is changing. Why? Because the force is changing. So it is not a, or it is a non-uniform acceleration motion। ध्यान रहे, it is मतलब circular motion, is a non-uniform acceleration motion। इसमें वो सारे फॉर्मूला जो है v इक्वल u प्लस at ac इक्वल ut प्लस हाफ स्क्वायर नहीं लगा सकते, इट्स ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ध्यान रहे, इट्स ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन बिकॉज the force is continuously changing its direction, the acceleration is force by mass। ओके, अच्छा बॉडी के पास कुछ एक्सीलरेशन आ गया, बात समझ में आ गया, क्योंकि फोर्स आ रहा है तो एक्सीलरेशन होगा, फोर्स बदल रहा है तो एक्सीलरेशन बदलेगा। अब कोई भी बॉडी अगर एक्सीलरेट करेगा तो ऑब्वियसली उसके पास एक शूडो फोर्स आएगा। जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करेगा उसके ऊपर एक शूडो फोर्स आएगा, ये बात हमें आता है। तो जो शूडो फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में आएगा, इट विल बी ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट इज दैट अगेन, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या लिखें यहाँ पे, एज सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन इज perpendicular to velocity and directed towards center, we say that its direction is radially inward, रेडियली इनवर्ड along the radius inward, रेडियल वेक्टर है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी वाज एक्सियल वेक्टर along the axis, this is along the radius, कोई चीज घूम रहा है। linear speed, linear velocity, tangential vector, acceleration, centripetal acceleration v square by r, radial vector, angular velocity is axial vector। Are you getting? They are coming in three different axes, x axis, y axis and z axis। ध्यान रखना, ये तीनों कभी सेम डायरेक्शन में हो ही नहीं सकते, बाद में देखेंगे उस सब चीजों को, पर फिलहाल यू मस्ट हैव ए कंप्लीट आइडिया ऑफ। एंड ये लीनियर वेलोसिटी है, इसे टैंजेंशियल वेक्टर, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन रेडियल वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी तो होगा ना, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसा है, एक्सियल वेक्टर बताए थे। यू क्लोज योर राइट हैंड फीट विद योर थंब, बीइंग ओपन, लेट योर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन। Thumb indicates the direction of angular velocity, it is along the axis। ऐसा तीन वेक्टर देखो कैसा है, ठीक है। अच्छा, तो its direction is radially inward। अच्छा ठीक है, पॉइंट नंबर 6, due to centripetal acceleration the body experiences a pseudo force, experiences a pseudo force। obviously कितना होगा, कितना pseudo force ma, लेकिन a क्या था, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन कितना है, v स्क्वायर बाय r, सो इट इज mv स्क्वायर बाय r। तो बॉडी के ऊपर एक pseudo force आएगा mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि एक्सीलरेशन था v स्क्वायर बाय r। किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन था उसका उल्टा डायरेक्शन में
एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में था? रेडियली इनवर्ड along the radius toward the center. Now it will be in radially outward direction. Radially outward direction. ठीक है, तो दिस फोर्स, दिस स्यूडो फोर्स और इनर्शिया फोर्स, दिस इनर्शिया फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो जो स्यूडो फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में होगा? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में. मतलब अगर कोई चीज ऐसा ऐसा घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर को हुआ? सीपी फोर्स. ऐसे हुआ. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे होगा? ऐसे होगा. ये सीपी फोर्स है और ये सीएफ फोर्स है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि रेडियली आउटवर्ड है. स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ है. इस पोजीशन में पार्टिकल इधर जाने की कोशिश कर रहा था. सोचो तो, सोचो अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अबाउट सेंटर सी, कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अबाउट सेंटर सी व्हाइल पासिंग थ्रू पॉइंट पी, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि ये हमारा ईस्ट होता है नहीं. When a body is moving anti-clockwise, when a body is moving anti-clockwise about center C, while passing through point P, centrifugal force is directed towards east. समझ में आ गया है सबको? क्योंकि pseudo force opposite to acceleration होता है. Suppose the body moves clockwise while passing through point P. What will be the direction of centrifugal force? Towards east or towards west? सेम ईस्ट ही रहेगा. क्यों? क्योंकि इट हैज टू बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. अगर ऐसा घूमेगा एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ होगा, ऐसा घूमेगा एंगुलर वेलोसिटी अंदर की तरफ होगा. लेकिन और लीनियर वेलोसिटी ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन बराबर रहेगा. दूसरा चीज ये है, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है. समटाइम्स पीपल फॉल इन मिसकंसेप्शन, दे कॉल देम टू बी एक्शन रिएक्शन पेयर्स. नो, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर. पहले भी मैं बता चुका हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अप्लाइड बाय सम अदर एजेंट. कोई पत्थर को आप थ्रेड लगा के घुमा रहे हो तो पत्थर को कौन खींच रहा है? थ्रेड. तो थ्रेड पत्थर, मान लो कि मैं पत्थर को घुमा रहा हूं ऐसे, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये इसको खींचा तो इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा. ये एक्शन रिएक्शन पेयर हुए. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट द रिएक्शन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू सी अगेन दे आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी आल्सो. तो क्या हुआ? दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर्स. तो ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में डाल देते हैं और जेई पर डाल देते हैं कभी कभार कि सीपी फोर्स एंड सीएफ फोर्स, यू अंडरस्टैंड, सीएफ फोर्स मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, आर नॉट ए पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. Pair of action and reaction forces. बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों को एक्शन रिएक्शन नहीं बोल देना, ये गड़बड़ हो जाएंगे. हाँ, दोनों तो इक्वल है, अपोजिट है, तो एक्शन रिएक्शन हो जाएंगे. ऐसा नहीं, याद रखना, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर्स. ठीक है. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया अंदर की तरफ. चलो अब हम देखेंगे कि दोनों फोर्स में डिफरेंस क्या है. नोट पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंसेस between
CP एंड CF फोर्सेस। क्या डिफरेंस है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या डिफरेंसेस है? सिमिलरिटी क्या? बस सिमिलरिटी एक है, दो है कह सकते हैं, दोनों रेडियल फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस उतना ही सिमिलरिटी। डिफरेंस क्या है? पहला, ये जो है क्या है? इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, और ये तो एक झूठमूठ का फोर्स है, ये इनर्शिया फोर्स है, इट इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स, इट्स ए स्यूडो फोर्स। ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लगता है कि उसके ऊपर फोर्स आ गया, जैसे हम पेंडुलम को लेके भाग रहे थे, पेंडुलम टेढ़ा हो गया था तो हमें लग रहा था कि पेंडुलम को कोई खींच रहा है, कोई खींच नहीं रहा था, इट्स ए स्यूडो फोर्स। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, डायरेक्टेड और रेडियली इनवर्ड, हम ऐसे लिखेंगे रेडियली इनवर्ड, एंड इट इज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ये भी समझ में आया। लेकिन तीसरा वाला जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये पेन है, मेरे हाथ पे देखो ये पेन है, अब मैं हाथ को ऐसे घुमाया, जैसे हाथ को ऐसे घुमाया, पेन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, पेन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो पक्का पेन के ऊपर एक फोर्स होगा, जो फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स माय शोल्डर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगा ही होगा, देयर इज नो सेकंड चॉइस। व्हाट इज दैट फोर्स? एंड वी नो दैट फोर्स मस्ट बी एन एक्सटर्नल फोर्स, देन ओनली विल डेजिग्नेट दिस वन एज एन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलो देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। एक तो वेट आ रहा है टुवर्ड्स सेंटर, तो ये तो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। देयर इज ए प्रेसिंग फोर्स ऑफ माय फिंगर्स, ये दोनों फोर्स इसके ऊपर ऐसे आ रहे हैं, दे आर आल्सो नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। बट यू सी व्हेन आई एम ट्राइंग टू मूव माय हैंड वेरी फास्ट, द पेन इज लाइकली टू स्लिप आउटवर्ड्स, मतलब इसको कोई फिसलने से रोक रहा है। कौन है वो महाराज इसको रोक रहा है? फ्रिक्शन है। तो अगर ये पेन बाहर फिसलने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, तो हु इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हियर? यू से इट इज फ्रिक्शन। सो व्हेन आई मूव द पेन हियर लाइक दिस, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। समझ में आ गया? अब मैं पेन को यहां से पकड़ के भी घुमा सकता हूं, है कि नहीं? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे आ रहा है? नीचे आ रहा है। यहां से ऊपर से पकड़ के भी घुमा सकता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां आ रहा है? ऊपर आ रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं भी आ सकता है, बिकॉज एन एक्सटर्नल एजेंट इज टू अप्लाई द फोर्स। अब उसका अपना मर्जी है वो कहां पे फोर्स लगाएगा। आप जा रहे थे दौड़ के, आपको कोई घुमाना चाहता है, वो आपका चोटी पकड़ के भी खींच सकता है, हाथ पकड़ के भी खींच सकता है, साथ पकड़ के भी खींच सकता है। फोर्स में अप्लाई एट एनी पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द विश ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट। तो कहने का मतलब हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स में एक्ट एट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी। Centripetal force, it may act at any point on body के ऊपर किसी भी पॉइंट में आ सकता है। लेकिन सोचो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, ये तो स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स कहां पर आता है? इट ऑलवेज एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिखेंगे? It always acts, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, always acts at center of mass of the body. It always acts at the center of mass of the body. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हरदम बॉडी का सेंटर ऑफ मास में आएगा। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के घुमा लेता हूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां आएगा? बीच में, बाहर की तरफ। तो क्या होगा? ऐसे घुमा लूं तो देखो ये पेन बाहर की तरफ गिर रहा है, पेन बाहर की तरफ गिर रहा है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच रहा है। और आपको नहीं सर वो वेट के चलते गिर रहा होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। चलो ठीक है, अगर ऊपर से पकड़ के घुमाऊंगा तो वेट तो उसको सीधा रखने की कोशिश करेगा, लेकिन जोर से घुमाएंगे तो देखोगे ये ऐसे घुमा के देखो पेन बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे खींच रहा है। आप अगर कोई पेंडुलम को पकड़ के ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओगे वो देखोगे बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया है कि नहीं?
इसका मतलब इट ऑलवेज एक्सेप्ट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोचेस। ये पॉइंट्स में लिस्ट कर लेंगे, पॉइंट नंबर 9 में देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। ठीक है, अभी अगर कोई न्यूमेरिकल कैसे करें पहले ये देख लेते हैं। तो हम लोग जब कोई बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में था, हम लोग तो डायनामिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो क्या क्या फोर्स आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, सब डिस्कशन करना पड़ेगा। तो कोई बॉडी जब एक्सीलरेटेड मोशन में था, उसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है, कहां पर आ रहा है, जानने के लिए हम लोग क्या करते थे, पूरा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे और शैडो फोर्स को दिखाते थे, इनर्शिया फोर्स को, है ना। तो यहाँ पर इनर्शिया फोर्स कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो यू हैव टू शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, व्हेन centrifugal force is taken into account in free body diagram, in addition to all other external forces, जितना एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे सारे को दिखाया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाया, देन वी कैन अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। का मतलब सिग्मा fx 0, सिग्मा fy 0, लैमिस थ्योरम, सिग्मा mp इज इक्वल टू 0, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट p इज आल्सो 0। सारा कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा कब? जब फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी दिखा देंगे। ये इसकी महानता है, ध्यान रहे। फ्री बॉडी डायग्राम में कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स को मत दिखाना। कौन सी फोर्स को नहीं दिखाना है? सेंट्रीपिटल फोर्स, नेवर शो इट। व्हाई सर, ये भी तो फोर्स है, क्यों नहीं दिखाएंगे? अरे फ्री बॉडी डायग्राम में यू आर शोइंग ऑल अदर एक्सटर्नल फोर्सेस ना, उन्हीं में से कोई होगा सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर किसी का कंपोनेंट होगा, हमको उसको सेपरेटली दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। There's a very wrong approach of solving numericals. सेंट्रीपिटल फोर्स को mv स्क्वायर बाई r के साथ इक्वेट करना बड़ा रॉन्ग अप्रोच है। अगर बहुत सारे फोर्सेस आ रहे हैं, you have to find out the component and you have to find out what is the centripetal force. No. आपको क्या करना है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को mv स्क्वायर बाई r ले लेना, तो फिर काम बन गया। ये दो अप्रोच में ये न्यूमेरिकल या तो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है या फिर इजी बन जाता है। काफी जगह में, काफी ट्यूटर्स, काफी बुक्स में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नहीं दिखाते, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को दिखा देते हैं, फिर उसके बाद फंस जाते हैं, है ना। तो और सारा का एक्सीलरेशन को फिर v स्क्वायर बाई r करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा तरकीब होता है। आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखा दो, उन्हीं में से कोई होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। हो सकता है 2-3 ठो मिलके हो गए सेंट्रीपिटल फोर्स। आप पूछोगे क्या सर 2-3 ठो फोर्स मिलके भी सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं? हाँ होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि मान लो कि ये कोई पेंडुलम ऐसे झूल रहा है, ठीक है, जब वो इधर से जा रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? एक टेंशन, एक mg। जब वो इधर से जा रहा था, व्हाट आर द फोर्सेस टुवर्ड्स सेंटर? एक टेंशन और एक कंपोनेंट ऑफ mg। So if you find out the force in this direction and then equate that to mv square by r, it becomes really a tough job and a foolish approach of solving the numerical. आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम में just show all external forces and the free body diagram, and the centrifugal force. You will see numerical solving becomes very simple. ध्यान रहे, यहाँ पर जो लाइन लिखा नहीं वो मैं लिख देता हूँ। क्या है कि कभी भी आप सेंट्रीपिटल फोर्स को मत दिखाओ, because while taking care of the external forces, it is always taken care. ठीक है, it is already taken care. तो अगर सारा एक्सटर्नल फोर्स को दिखा चुके हो, फिर से सेपरेटली सेंट्रीपिटल फोर्स कभी मत दिखाना। मैं रिपीटेडली स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं बिकॉज़ दिस इज व्हाट क्रिएट्स द कंफ्यूजन। तो इसको मैं स्टार मार्क में लिखूंगा, नेवर शो सेंट्रीपिटल फोर्स सेपरेटली इन फ्री बॉडी डायग्राम। नेवर। क्या करना है, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज टेकन इनटू अकाउंट in free body diagram in addition to all other external forces, then we can apply all conditions of equilibrium.
न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच 9। नंबर 10, ठीक है, अभी जो हम लोग देखे कि कोई बॉडी घूम रहा है आर रेडियस के सर्किल में, कोई बॉडी ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ठीक है, आप कहोगे कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना है, mv²r, क्योंकि इसका रेडियस r है। Assuming this to be a point mass, सपोज मैं बात बदल देता, ऐसे ये कोई एक ऐसा मास है, आप इसको एक थ्रेड में बांध के अब इसको घुमा रहे हो, नाउ इट इज घूमिंग लाइक दिस। अब आप रेडियस किसको लोगे भाई, यहां तक लोगे, यहां तक लोगे, सेंटर तक लोगे, कहां तक लोगे रेडियस, यू मस्ट अंडरस्टैंड कैसे हम निकालेंगे व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेडियस। सो वी वांट टू नो द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स when the moving body is not a point mass, it is a distributed mass। ध्यान से देख लेना, मैं लिख देता हूं, फिर प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि कभी कभार प्रूफ पहले करने से ना लोगों का दिमाग हिल जाता है प्रूफ को देख के, कोई प्रूफ तो पूछेगा नहीं, इसीलिए। और स्टेटमेंट सीधा लिख देंगे, ऐसा होता है वैसा होता है, स्टेटमेंट रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होता है। फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, in circular motion, the centripetal force कहो या centrifugal force को, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर, centripetal force is given by Cp force is equal to m, I will write capital M omega square x cm, ठीक है, बुक में फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन क्यों ऐसे हुआ पता नहीं चलेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर ऑफ मास में आता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो जरूरी नहीं कि आएगा, सेंटर ऑफ मास में कहीं भी आ सकता है। तो इसमें क्या है, m इज टोटल मास, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, xcm is distance of center of mass from axis। मैं अभी प्रूफ करने की कोशिश करता हूं, प्रूफ आपको कोई पूछेगा नहीं, प्रूफ मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलो हम निकालना चाहते हैं कि ये ढेर सारे कोई एक बॉडी है ऐसा शेप का, और इस बॉडी को आप थ्रेड बांध के इस एक्सिस में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घुमा रहे हो, ठीक है, घुमा रहे हो। आपको पता करना है व्हाट इज द नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उतना सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मालूम है। बट व्हाट यू नो द फॉर्मूला फॉर ए पॉइंट मास mv²r और m ओमेगा स्क्वायर r। मैं यहाँ पर जो अलग अलग पॉइंट्स लूंगा, हर एक पॉइंट का रेडियस अलग अलग है। यहाँ पर कोई मास लिया तो ये कुछ ऐसा रेडियस में घूम रहा है, ठीक है ना, ओमेगा इनटू r गिव्स द वेलोसिटी। इसका स्पीड अलग है, इसका स्पीड अलग है, क्योंकि इसका r ज्यादा है, लेकिन जब तक ये एक बार घूम लेगा तब तक ये भी एक बार घूम लेगा, मतलब इसका टाइम पीरियड सेम है, तो दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी सेम है, क्योंकि इट इज गिवन बाय 2π/t, t being same, ओमेगा इज सेम, ओमेगा सेम है, बट v यू नो इज ओमेगा, तो सबका भी अलग अलग है, ये कम डिस्टेंस में है, ये ज्यादा डिस्टेंस में है, तो दोनों का भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा बराबर है। तो हम क्यों mv² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें हर एक के लिए r अलग होगा, हर एक के लिए v अलग होगा, हम आसान वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सबके लिए ओमेगा बराबर है। चलो हम लगाते हैं m ओमेगा स्क्वायर r वाला फॉर्मूला, तो सबका ओमेगा बराबर रहेगा, खाली r बदलेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा। सपोज आई कंसीडर दिस एज ए मास m1 एंड दिस एज ए मास m2, ये सारे घूम रहे हैं, और ये सारों का डिस्टेंस यहाँ से अलग अलग है, ये डिस्टेंस इसके लिए है x1, ये डिस्टेंस इसके लिए है x2,
तो इसके ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा होगा, इसके ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा होगा, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को आएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, इसके ऊपर अवे फ्रॉम द सेंटर। और ये मास कौन सा है, ये छोटा वाला मास है M2, ये M2 है, ये M1 है, सबके ऊपर फोर्सेस आ रहे हैं। इसके ऊपर मान लो कि F1 फोर्स आ रहा है, आई कॉल दिस फोर्स इज F1, ठीक है। इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है इसको नाम देंगे F1, इसके ऊपर F2। ऐसे हर एक जो एलिमेंट है हर एक के ऊपर फोर्स आ रहा है। हमें पता क्या करना था, नेट सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे निकालेंगे। ऑब्वियस है, ये सारा फोर्स किसी भी एक समय में एक ही डायरेक्शन में, दे आर ऑल डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द एक्सिस। तो हम कहेंगे नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, हाँ ये तो सबको जोड़ दो, F1 F2 F3 जोड़े जाओ। F1 क्या है, F1 क्या है, a mass point mass M1 is moving in a circle of radius x1 with angular velocity omega, so it is M1 omega square x1 M2 omega square x2 and so on। अगर इसमें से आप जबरदस्ती ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लोगे, अंदर क्या बच जाएगा, M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3, what is that, you typically call it Mi xi। ये हमें मालूम है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस इज गिवन बाय समेशन ऑफ Mi xi by summation of Mi। Summation of Mi means total mass, summation of Mi means total mass। So what is summation of Mi xi, it is summation of Mi multiplied to xcm, so it is coming out to be, ये क्या है, m total mass omega square xcm, that is distance of center of mass from the axis। यही हो गया फॉर्मूला। तो हम क्या कहेंगे कि for a distributed mass system the net centripetal force or centrifugal force is given by m omega square xcm। कोई कंप्रोमाइज मत करना, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पॉइंट नंबर 10 को थोड़ा रिराइट करना चाहूंगा कि फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटेड मास in circular motion, सपोज ये कोई एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास हुआ, सर्कुलर मोशन में है, और चलो मानते हैं कि ये ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस में घूम रहा है, और ये हो गया उसका सेंटर ऑफ मास। तो हम कहेंगे ये डिस्टेंस कितना है, xcm। अगर ये ओमेगा में घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, vcm। क्या होगा, ओमेगा इंटू xcm, ओमेगा r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहो, जो भी कहो, वो क्या हो जाएगा, इट विल बी m ओमेगा स्क्वायर xcm कह सकते हो, और ओमेगा xcm क्या हो गया, ओमेगा xcm हो गया v। ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं vcm बाई xcm, तो ये बन जाएगा m vcm का स्क्वायर बाई xcm, means distance of center of mass from the axis। बुक में तो ये लिखा है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर ऑफ मास में कैसे आ गया, वो एक्सप्लेनेशन गायब है। लोग मान लेते हैं कि बुक में लिखा है तो हो रहा होगा, थोड़ी कोई झूठ मूठ लिखेंगे। नाउ वी गो फॉर नंबर 11। अब ये जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है। अच्छा, when the force is continuously perpendicular to the velocity, सोचो कोई चीज ऐसे जा रहा है, फोर्स ऐसा है, over any small displacement, what is the work done by this force? You say it is zero because force and displacement are mutually perpendicular। तो क्या लिखेंगे, as centripetal force is always perpendicular to velocity, perpendicular to velocity।
सो पावर exerted by सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, इट विल बी F डॉट वी और दोनों में एंगल क्या है 90 डिग्री, सो पावर हो गया 0। 10 नो वर्क इज डन, पूरा आपकी तरह है, सिर्फ घुमाते रहता है, कोई काम हम करता नहीं है। नो वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता है, सिर्फ घुमाते रहता है, इट डजंट डू एनी वर्क। ठीक है, तो और व्हाट इज द पावर एक्सर्टेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, यू सी इट इज 0, पावर एक्सर्टेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, तो ये कोई वर्क नहीं करता है। अब इतना चीज जानने के बाद सर्कुलर मोशन का हाफ पार्ट का थ्योरी खत्म हो गया। और भी बहुत सारी चीज है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्टिकल मोशन, और क्या पढ़ेंगे उसमें, और वर्टिकल मोशन के बाद पढ़ेंगे हम लोग मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट इन ए कर्व्ड ट्रैक, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो थ्योरी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो खत्म हो गया अभी यहाँ पे। ठीक है।